चैप्टर 83। जब शिवाय ने उसके गुस्से वाले फेस का देखा तो वह फिर से बोला, क्या हुआ मिसेस राजपूत, आपके फेस को देखकर तो लग रहा है जैसे कि आप इस शादी से बहुत खुश हैं। देखो तो तुम्हारा फेस किस तरह से लाल हुआ है, जैसे एक नई नवेली दुल्हन का फेस शर्म से लाल हो जाता है। वही आरवी जो कि अब तक अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। शिवाय के इस तरह से बेहूदगी वाली बात सुनकर उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसका सब्र का बांध टूट गया और आरवी अपने सीट से उठकर शिवाय के गोद में बैठ जाती है और फिर अपने दोनों हाथों को शिवाय के गर्दन के इधर उधर लपेटकर मुस्कुराते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर रायजादा, मुझे शर्म आ रही थी कि मैं आपको कैसे फेस करूंगी। आफ्टर ऑल आप मेरे नई नवेले पति जो हो। बट अब किस बात की शर्म, अब मुझे शर्म को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि अब आप मेरे पति हैं। सो अब मुझे भी तो अपना पत्नी धर्म दिखाना चाहिए और अपने पति को खुश रखना चाहिए। और फिर वह मुस्कुराते हुए शिवाय को देखने लगी। वहीं जब शिवाय आरवी को अपनी गोद में बैठे देखता है और साथ में इतनी हिम्मत से बात करता देखता है तो उसकी आंखों में गुस्सा आ गया और वह तुरंत आरवी को धक्का दे देता है। लेकिन इस बार आरवी पहले की तरह धक्का देने के वजह से उससे दूर नहीं हो पाती, बल्कि वह अभी भी शिवाय के गोदी में ही बैठी हुई थी, जिसे देखकर शिवाय हैरान हो जाता है। और फिर वह अपने हाथ को देखता है जिससे उसने आरवी को धक्का दिया था और फिर अपने मन में बोला, मैंने इस लड़की को धक्का दिया लेकिन यह जरा सा भी नहीं हिली और अभी भी मुझसे छिपकली की तहत चिपकी हुई है। आखिर इसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आया। और फिर वह आरवी को देखता है, वही आरवी जो कि गुस्से के वजह से अपने आपे को खोते जा रही थी और शिवाय के करीब जा रही थी ताकि वो उसे गुस्सा दिला सके। लेकिन जब शिवाय को खुद की ओर देखता पाया तो उसका दिमाग एकदम से काम किया और वह तुरंत अपने हाथों को शिवाय के गर्दन से हटाकर और उसके गोदी से उठकर जल्दी से कार के दूसरे साइड बैठ जाती है और फिर वह अपने मुंह को शिवाय से फेर कर कार के विंडो से बाहर का नजारा देखने लगती है। इधर शिवाय अभी भी हैरानी से अपने पैर को देखता है जिस पर अभी आरवी बड़े ही हक से बैठी हुई थी और फिर अपने हाथों से गर्दन को छूटा है जिस पर उसे अभी भी आरवी का हाथ फील हो रहा था। और फिर वह एक बार आरवी को देखता है जो कि विंडो के बाहर देख रही थी। लेकिन उसने तुरंत ही अपने ख्याल को झटकर खुद से बोला, यह लड़की कितनी चालाक और फास्ट है, अभी जब मैंने इसे धक्का दिया तो 1 इंच भी नहीं हिली। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी आंखों में देखा पता नहीं उसे क्या हुआ और वह यहाँ से उठकर दूसरे साइड बैठ गई। चैप्टर 84। वहीं इधर ऋषभ जो कि कार को चला रहा था, जब आरवी सीधा शिवाय के गोद में जाकर बैठ गई और फिर वह गोद से नहीं उतर रही थी तो उसे एक झटका लगा और वह खुद से बोला, आज तो मैंने कुछ अजूबा देख लिया कि कोई लड़की शिवाय सर के गोदी में जाकर बैठ गई और शिवाय सर ने उस लड़की को अभी तक कुछ भी नहीं किया। और यह सब सोचते सोचते उसके फेस का एक्सप्रेशन बदलते रहते। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे जानलेवा नजरों से घूर रहा है, तो वह मिरर में देखता है कि शिवाय उसे ही घूर रहा है जैसे कि वह उसे अभी जिंदा जला देगा। इसलिए वह हड़बड़ाते हुए बोला, बी बिग बॉस, मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं मैंने कुछ नहीं सोचा। तभी उसके कानों में शिवाय की कड़क आवाज गई जो बोल रहा था कि तुम्हारे जुबान और दिमाग दोनों ही ज्यादा चल रहा है, इसके लिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वही शिवाय के मुंह से डॉक्टर के पास जाने की बात सुनकर ऋषभ समझ गया कि उसके बॉस उसको कहाँ भेजने की बात कर रहे हैं। इसलिए वह तुरंत ही डरते हुए बोला, नहीं बिग बॉस, मेरा दिमाग और जुबान दोनों ही ठीक है। और फिर वह जल्दी से अपने ध्यान को पूरी तरह से ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। वही ऋषभ को इतनी जल्दबाजी में देखकर शिवाय अपने सिर को बैक सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लेता है और ऐसे देखते ही देखते कार एसआर विला के पास पहुंच चुका था। कार को रुकता देख शिवाय अपनी आंखों को खोलकर अपनी दूसरी तरफ देखता जहां पर आरवी आराम से गेट पर ही सर रखकर सो गई थी।
और सोते हुए वह बहुत ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसे देखकर किसी का भी दिल डगमगाने लगता। वही शिवाय अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ आरवी को देख रहा था। उसको देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि उसके अंदर क्या बात चल रही है। तभी ऋषभ जल्दी से आकर शिवाय की ओर का गेट खोलता है। तब उसकी भी नजर सीधा आरवी के ऊपर चली जाती है, जो आराम से सोई थी। और ऋषभ बस अपने मुंह और आंखें फाड़े आरवी को देखे जा रहा था। और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया सो ब्यूटीफुल। और फिर अपने मन में बोला, ओ गॉड कितनी प्यारी लग रही है वह, बिल्कुल स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही है। बिग बॉस बड़े किस्मत वाले हैं जो उनको इतनी खूबसूरत और प्यारी वाइफ मिली है। के। वही शिवाय जब ऋषभ की बात सुनता है और फिर उसको सोच में गुम और देखता है कि ऋषभ कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो अपनी नजरों को ऋषभ पर करता है और उसको देखते ही उसकी आंखें लाल हो गई और वह तुरंत ही गेट को पकड़कर जोर से बंद कर देता है। और उसके गेट बंद करते ही ऋषभ चिल्लाने लगता है, आ बहुत दर्द कर रहा है, क्योंकि वह गेट पर ही हाथ रखकर आरवी को देखे जा रहा था, जिस कारण शिवाय ने जब गेट को बंद किया तो उसका हाथ उस गेट में दब गया। वही उसको चिल्लाता देख शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस एक बार ऋषभ के हाथों को देखता है जो कि अभी भी गेट से दबा हुआ था, और फिर उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, जैसे कि उसने कुछ बड़ा अवार्ड जीत लिया हो। वही ऋषभ जिसका दर्द की मारे हालत खराब हो रही थी, वह चिल्लाते हुए बोला, बिग बॉस सॉरी, मुझसे गलती हो गया, आज के बाद मैं कभी भी भाभी जी को नहीं देखूंगा, प्लीज बिग बॉस माफ कर दीजिए। वही ऋषभ के इतना चिल्लाने के बाद भी शिवाय को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब उसका ध्यान आरवी पर गया जो कि नींद में ही कशमशाने लगी थी, तो वह एक झटके से गेट ओपन कर देता है। उसके गेट ओपन करते ही ऋषभ अपने हाथों को झाड़ते हुए बोला, थैंक यू बिग बॉस, थैंक यू। अभी उसने इतना ही कहा था तभी शिवाय अपनी रौबदार आवाज में बोला, गेट लॉस्ट। उसको इतना बोलते ही ऋषभ वहां से 9-2-11 हो गया। उसके जाने के बाद शिवाय अपनी जगह से खिसक कर आरवी के पास गया और एक झटके से गेट ओपन कर आरवी को गोद में लेते हुए कार से बाहर निकलकर विला के अंदर जाने लगा। वही शिवाय के गोदी में किसी लड़के को देखकर विला के बाहर जितने भी बॉडीगार्ड थे वह बस आंखें फेर शिवाय को देखे जा रहे थे। और ऐसा ही हल विला के अंदर के बॉडीगार्ड्स का भी था। वही शिवाय उन सभी को इग्नोर कर जल्दी से अपने पर्सनल लिफ्ट में घुसकर 3rd फ्लोर का बटन प्रेस कर देता है। वही उसके जाने के बाद विला के अंदर जितने भी बॉडीगार्ड थे वह कानाफूसी करने लगते हैं। तभी एक बूढ़े आदमी जो कि करीब 55 या 60 साल के होंगे वह आए और बॉडीगार्ड को डांट लगाते हुए बोले, क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस पर एक बॉडीगार्ड ने कहा, बाबा आपने देखा नहीं, बॉस के गोदी में एक लड़की थी। तो वह बूढ़ा आदमी बोला, तो तभी दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हमने जब से यहाँ पर काम करना शुरू किया है तब से इस विला में आज तक कोई भी लड़की नहीं आई, क्योंकि बॉस को कभी भी अपने पास लड़कियों को देखना पसंद नहीं था। इसलिए हमने कभी भी विला में या फिर अपने गार्ड्स जो कि इस विला में रहते हैं उन सभी में कोई भी लड़की नहीं रखा है। लेकिन आज तो कयामत हो गया कि बॉस ने एक लड़की को अपनी गोदी में उठाया और वह अपने साथ उस लड़की को अपने पर्सनल लिफ्ट के साथ अपने रूम लेकर जा रहे हैं। तभी एक दूसरा बॉडीगार्ड बोला, और तो और उस लड़की को नहीं देखा, वह एक दुल्हन के लिबास में थी और उसके गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर भी लगा हुआ था। वही उस बॉडीगार्ड की बात सुनकर वह बूढ़े आदमी भी हैरान हो गए और फिर वह धीमी आवाज में बोले, क्या शिवाय बाबा ने शादी कर लिया। तभी बॉडीगार्ड उनको हिलाते हुए पूछे, क्या हुआ बाबा। तो बूढ़े बाबा बोले, नहीं कुछ, चलो अब जल्दी जल्दी सब अपने काम पर लग जाओ। इतना कहकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद सारे बॉडीगार्ड भी ऐसे अपने काम में लग गए जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं हो और उन्होंने कुछ बात ही ना किया हो। इधर शिवाय सीधा 3rd फ्लोर के एक कोने में बना रूम जो कि उसका रूम था,
उस रूम के डोर को ओपन कर सीधा जाकर वॉशरूम का गेट खोलता है और फिर जाकर बाथटब में पानी फिल करने लगता है। थोड़ी देर में वह बाथटब पूरी तरह पानी से भर गया था। वहीं उस बाथटब के फुल होने जाने के बाद शिवाय एक बार आरवी को देखता और फिर तुरंत ही उसने आरवी को बाथटब के अंदर डाल दिया। वही आरवी जो कि पूरी तरह से नींद में थी, उसने जैसे ही खुद को पानी के अंदर फिल किया वह हड़बड़ाते हुए उठकर बोली, बांध आ गया, कोई मुझे बचाओ, मैं कहीं डूब कर ना मर जाऊं। तभी उसकी नज़र शिवाय के नज़र से मिली तो वह तुरंत चुप हो गई और फिर अपने आसपास एब्जॉर्ब करने लगी कि वह अभी कहाँ और किस हालत में है। जब वह चारों तरफ अपने नज़रों को घुमाती है तो पाती है कि कहीं पर बेसिन, कहीं पर सावर, तो वह समझ जाती है कि वह जरूर वॉशरूम में है। तभी उसका ध्यान खुद के ऊपर जाता है जो कि अभी भी लहंगे में ही थी और पूरी तरह से बाथटब के अंदर पानी में आधी लेटी हुई थी। इसलिए वह तुरंत ही आलथी पलटी मार कर बाथटब में ही बैठ जाती है और फिर शिवाय की ओर घूमते हुए बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो कार में थी ना, और उस पर से मैं इस बाथटब के अंदर क्यों हूँ। तो शिवाय उसको का जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, तुम अपनी सारी नौटंकी को बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारे इस नौटंकी से पिघलने वाला नहीं हूं। और तुमने क्या कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सुनो, तुम मेरे कार में ही मस्त तरीके से सो गई थी और तुम्हें क्या लगा मेरी जिंदगी खराब करके तुम चैन से सो सकती हो? वही शिवाय को इस तरह से बोलता देख आरवी बोली, क्या कहा तुमने कि मैंने तुम्हारी जिंदगी हराम किया है, बल्कि तुम वह इंसान हो जिसके वजह से आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। आज तुम्हारी वजह से मुझे तुमसे शादी करना पड़ा। अभी वह इससे आगे की बात कह पाती तभी शिवाय थोड़ा झुककर आरवी के फेस के पास अपना फेस ले जाकर अपने सांसों को छोड़ने लगा और थोड़ी देर बाद बोला, मिसेस राजपूत, तुम्हारी यह जुबान बहुत ज्यादा चलते हैं और मुझे यह नहीं पसंद कि कोई इंसान मेरे सामने जुबान चला सके, चाहे वह मेरी खुद की बीवी ही क्यों ना हो। चैप्टर 85। इतना कहकर वह आरवी के कमर को पकड़ता है और सीधा बाथटब के अंदर पानी में दबा देता है। वही आरवी जो कि शिवाय के कहे हुए शब्द मेरी बीवी पर ध्यान दे रही थी और फिर तुरंत ही खुद को जब पानी के अंदर पाया तो वह चिल्लाते हुए बोली, यू बस्टर्ड, निकालो मुझे पानी के अंदर से। और फिर वह अपने दोनों हाथ और पैरों को ऊपर नीचे करके हिलाने लगी। लेकिन उसकी इस तरह चिल्लाने से शिवाय को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अपने दोनों हाथों से आरवी के कमर को पकड़कर पानी के अंदर दबाया हुआ था। वही आरवी थोड़ी देर तक चिल्लाने के बाद बिल्कुल शांत पड़ गई, जैसे कि वह कितनी अच्छी बच्ची हो। वही जब शिवाय आरवी को कुछ नहीं बोलता देखता है तो वह एक झटके से अपने दोनों हाथों को आरवी के कमर से हटाकर एटीट्यूड से खड़ा हो गया। उसको ऐसा करते ही आरवी एकदम से बाथटब से उठकर बाथटब में ही खड़ी हो गई और फिर गुस्से में शिवाय को देखने लगी। वही शिवाय जो कि अपने दोनों हाथों को पॉकेट में डाल एटीट्यूड से खड़ा सोच रहा था कि यह लड़की पानी से निकलने के बाद लंबी लंबी सांसें लेगी और उसे उसके परेशान चेहरे को देखकर बहुत मजा आएगा। लेकिन इसके उल्ट आरवी तो उसको घूर कर देख रही थी और उसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जैसे उसे पानी में कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तभी उसके कानों में आरवी की गुर्राती हुई आवाज गई जो बोल रही थी, बेवकूफ, तुमने मेरे पूरे कपड़ों को खराब कर दिया, अब मैं क्या पहनूंगी, मैंने तो घर से कोई कपड़ा भी नहीं लाया। तब जाकर शिवाय का ध्यान आरवी के ऊपर जाता है जो कि पूरी तरह से पानी से भीग चुकी थी और उसके बालों का जुड़ा बना था जो पानी में भीगने के वजह से उनमें से कुछ लतें जाकर उसके गाल को छूती। वही उसका फेस पूरी तरह से गुलाबी पड़ चुका था जिसमें वह बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक लग रही थी, जिसके कारण शिवाय पूरी तरह से उसके चेहरे में ही खो गया। धीरे धीरे उसकी नज़र उसके चेहरे से होते हुए गर्दन पर गए और गर्दन से होते हुए पेट पर, जहां से उसका दुपट्टा थोड़ा सा खिसक गया था, जिसके वजह से आरवी का हल्का हल्का पेट दिख रहा था।
जिसे देखकर शिवाय के मन में उथल-पुथल मच गई। लेकिन वह अपने मन को विचारों को कंट्रोल करता हुआ आरवी से बोला, वेयर इज योर फोन? वही आरवी जो कि सोच रही थी कि वह उसे बताएगा कि कपड़ा कहाँ से पहनना है, जब उसके मुंह से फोन की बात सुनती है तो उसे गुस्सा आता है और तुरंत ही वह गुस्से में बोली, मैं फोन नहीं लाई और मुझे कैसे भी करके कपड़े लाकर दो, मैं इस लहंगे में नहीं रह सकती और तो और पानी से गिला होने की वजह से यह लहंगा भारी हो चुका है। मैं इसमें सही से नहीं चल पाऊंगी और गिर जाऊंगी। वही शिवाय उसके बातों को इग्नोर कर जल्दी से उसके लहंगे में बने पॉकेट के अंदर अपना हाथ डालता है और तुरंत ही उसके फोन को निकाल कर बोला, मिसेस तुम कितनी भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन तुम भूल गई कि तुम्हारे सामने वाला इंसान तुमसे कहीं ज्यादा चालाक है। और फिर वह तुरंत ही अपनी लंबे लंबे कदमों से बाथरूम के बाहर निकलकर बाथरूम को गेट को बाहर से लॉक कर देता है। उसके जाने के बाद आरवी बोली, अच्छा हुआ चला गया। इसको देखकर ही मन करता है कि इसे काट काट के भरता बनाकर गुलाब जामुन के साथ खा जाऊं। तभी उसे याद आता है कि वह अभी भींगे कपड़ों में है, इसलिए वह जल्दी से अपने लहंगे के नोट को खोल लहंगा को निकाल देती है और फिर अपने पूरे बॉडी को देखती है। वो लहंगे के नीचे शॉर्ट्स पहन रखी था और शॉर्ट्स में 2 पॉकेट भी था, जिसे देख वो मुस्कुरा देती है और फिर तुरंत ही बाथटब में लेटकर अपनी आंखों को बंद कर खुद को रिलैक्स करने लगती है। थोड़ी देर तक उस बाथटब में लेटी रहती है। तभी उसे याद आता है कि शिवाय उससे उसका फोन लेकर गया है और कहीं उसके दोस्तों का कॉल ना आ जाए और वह रिसीव कर ले। इसलिए वह तुरंत ही अपने शॉर्ट्स के पॉकेट में हाथ डालकर एक छोटा सा फोन निकालती है और फिर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं सोचा था कि मुझे इस फोन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आज इस गधे शिवाय की वजह से मुझे इस फोन को यूज करना पड़ेगा। और फिर वह तुरंत ही एक नंबर पर डायल करती है तो उधर से आवाज आती है, हेलो। तो आरवी बोली, काम हुआ। तो उधर से एक लड़के की आवाज आई, आरवी तुमने इस नंबर से कॉल की, क्या बात है? तो आरवी बोली, ये सब छोड़ो और मेरे रेगुलर नंबर पर अभी सारे लोगों को बोल दो कॉल नहीं करने के लिए। और मैंने जो काम दिया था वह हुआ कि नहीं ऋषित? तो उधर से ऋषित बोला, आज तुम्हारे काम की वजह से मैं शिवाय के शादी में भी नहीं आया। अगर आता तो मैंने कितना मजा किया होता इस शादी में। तुम, मैं, नील, मयंक, सिया सब आग लगा देते आज तो। वह फ्लो में बोलता गया, लेकिन उसने यह ध्यान नहीं दिया कि फोन की दूसरी ओर आरवी उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। और जब उसे एहसास हुआ कि आरवी कुछ नहीं बोल रही है तो वह थोड़ा सीरियस होकर बोला, क्या हुआ आरवी, तू ठीक तो है ना? जिस पर आरवी बोली, तू भी यह बात जानता है मुझे बार बार एक ही बात पूछने की आदत नहीं है। तो ऋषित बोला, हाँ यार सॉरी यार, मैं ही कुछ ज्यादा बोल गया और तूने जिस प्रोजेक्ट को कहा था लेने के लिए हमने वह ले लिया है और उस प्रोजेक्ट के वजह से पब्लिक भी हमारे साथ दे रही है, क्योंकि वह प्रोजेक्ट एक अनाथ आश्रम से जुड़ा हुआ है और इस प्रोजेक्ट में अनाथ आश्रम के में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा और इस प्रोजेक्ट को हाथ में लेते हैं हमारा कंपनी टॉप 4 के अंदर आ चुका है। लेकिन, तो आरवी बोली, लेकिन क्या? तो ऋषित बोला, हमारे कंपनी के ऊपर जो टॉप 3 कंपनियां हैं वह पता है ना कौन है? तो आरवी बोली, हो, रायजादा, ओबेरॉय और एसआर। तो ऋषित बोला, हमें इन्हीं तीनों कंपनी में से किसी भी कंपनी को रिप्लेस करना होगा और सबसे इजी टारगेट है रायजादा जो कि अभी 3 नंबर पर चल रहा है और उसके बाद ओबेरॉय जो सेकंड नंबर पर चल रहा है और सबसे मुश्किल काम है एसआर कंपनी को रिप्लेस करना। तभी उसे दरवाजा ओपन होने की आवाज सुनाई दी तो वह एक झटके से फोन काटकर अपने शॉर्ट के पॉकेट में फोन को डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय मेंशन, नील का कमरा। हेलो फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे का एपिसोड डालने के लिए।